ये हैं यूपी के रहने वाले अरविंद कुमार। शेयर मार्केट में इन्हें 55 लाख रुपए का नुकसान हो गया और आज के समय में इनके ऊपर लाखों का कर्जा है। शेयर मार्केट में पैसा लगाने की वजह से आज ये अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो इनका ब्रोकरेज और टैक्स में पैसा कटा है कम से कम वो तो वापस कर दिया जाए। और ये हैं उत्तराखंड के हेमचंद्र पांडे। इन्होंने शेयर मार्केट में 70 लाख रुपए गंवाए। इन्होंने अपने रिश्तेदारों से भी उधार में पैसा लेकर शेयर मार्केट में लगाया और वो भी डुबा दिया। उधार तो उन्होंने किसी तरह से चुका दिया, लेकिन डिप्रेशन में आकर उन्होंने अपनी जान दे दी। आज हमारे पास ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगा के अपना जीवन बर्बाद कर लिया। लेकिन क्या शेयर मार्केट जुआ है? अगर शेयर मार्केट जुआ है तो राधा किशन दमानी और राकेश झुनझुनवाला जैसे लोगों ने इससे करोड़ों रुपए कैसे कमाए? अगर शेयर मार्केट जुआ है तो गवर्नमेंट, इंश्योरेंस एजेंसीज और बैंक खुद भी अपना पैसा शेयर मार्केट में क्यों लगाते हैं? क्या शेयर मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है? क्या कारण है कि कुछ लोग शेयर मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं और कुछ लोगों के घर तक बर्बाद हो जाते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपके इन सभी प्रश्नों का जवाब देंगे, वो भी बहुत आसान शब्दों में। हमारे चैनल का एकमात्र उद्देश्य भारत के हर आदमी को फाइनेंशियली एजुकेट करना है। तो चलो सबसे पहले ये जानते हैं कि शेयर मार्केट है क्या। शेयर मार्केट को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि आखिर किसी कंपनी का शेयर क्या होता है। इसको समझने के लिए चलते हैं आंध्र प्रदेश के शेषाचलम जंगलों में, जहां हमारा पुष्पा भाव रहता है। पुष्पा ने अब अपने सारे गलत काम छोड़ दिए हैं और अब यहाँ लाल चंदन की तस्करी भी बंद हो गई है। अब सभी लोग सुधर गए हैं। अब पुष्पा ने लाल चंदन की तस्करी का काम छोड़कर अपने गाँव में एक सब्जी की दुकान खोल ली है। पुष्पा इस सब्जी की दुकान में खूब मेहनत से काम करता है, जिससे कुछ ही सालों में उसकी ये सब्जी की दुकान अच्छी चल निकलती है। अब पुष्पा सोचता है कि क्यों ना सब्जी का बिजनेस किया जाए और अगल बगल वाले गाँव में भी सब्जी की दुकान खोली जाए। लेकिन बिजनेस करने के लिए पुष्पा को 1 लाख रुपए की जरूरत है, इसलिए वो अपने रिश्तेदारों से पैसे उधार पर लेता है और 2 सब्जी की दुकान और खोल लेता है। पुष्पा भाव की ये दुकान भी अच्छी चल निकलती है। अब पुष्पा भाव सोचता है कि क्यों ना सब्जी के बिजनेस को और बढ़ाया जाए और अपनी एक ब्रांड बनाई जाए और अपनी ब्रांड का नाम रखा जाए पुष्पा द सब्जी वाला। लेकिन इस बिजनेस के लिए उसको लाखों रुपए की जरूरत है। अब इतना पैसा उसके रिश्तेदारों के पास भी नहीं है। अब पुष्पा इतना पैसा कहाँ से लाएगा? अब उसे जरूरत है ऐसे इन्वेस्टर की जो उसके बिजनेस में पैसा लगाए। पुष्पा अपने सिंडिकेट की मीटिंग बुलाता है और वो सभी सिंडिकेट मेंबर को अपने बिजनेस आइडिया के बारे में बताता है और दिखाता है कि उसे अपने सब्जी के बिजनेस से कितना प्रॉफिट हो रहा है। उसके बिजनेस की ग्रोथ को देखकर एसपी भंवर सिंह शेखावत, मंगल श्रीनु और कोंडा रेड्डी उसके बिजनेस में पैसा लगाते हैं और उसके एंजल इन्वेस्टर बन जाते हैं। अब पुष्पा के पास पैसा भी है तो वो आंध्र प्रदेश के शेषाचलम जंगलों से निकलकर आंध्र प्रदेश में अलग अलग जगह अपनी सब्जी की दुकान खोल लेता है। पूरे स्टेट में उसका बिजनेस अच्छा चलता है और जो प्रॉफिट हो रहा है उसे वो अपने इन्वेस्टर के साथ बांट लेता है। लेकिन पुष्पा इतने में नहीं रुकेगा साला। उसका सपना है पूरे भारत के हर गांव में अपनी सब्जी की दुकान खोलने का। लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए उसे खूब सारा पैसा चाहिए। अभी तक तो पुष्पा की कंपनी में एसपी भंवर सिंह शेखावत, मंगल श्रीनु और कोंडा रेड्डी 3 ही इन्वेस्टर हैं। इनके पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो पूरे भारत में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके, क्योंकि पूरे देश में बिजनेस फैलाने के लिए उसे करोड़ों रुपए चाहिए होंगे। अब इतना पैसा आएगा कहां से? लेकिन पुष्पा झुकेगा नहीं साला। वो अपने बिजनेस से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट लेकर सेबी के पास पहुंच जाता है और अपनी कंपनी पुष्पा द सब्जी वाला का आईपीओ लाता है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब अब आम पब्लिक भी पुष्पा के बिजनेस में अपना पैसा लगा सकती है। पुष्पा अपनी कंपनी को 1 लाख टुकड़ों में बांट देता है और बोलता है कि मैं अपनी कंपनी का 60% हिस्सा मतलब 60,000 टुकड़े अपने पास रखूंगा और बचा हुआ 40% हिस्सा मतलब 40,000 टुकड़े पब्लिक के बीच लाऊंगा। पुष्पा की कंपनी का ये एक टुकड़ा ही उसकी कंपनी का एक शेयर है। जब लोगों को पता चलता है कि पुष्पा की कंपनी का आईपीओ आया है तो ज्यादा से ज्यादा लोग आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं, जिससे आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। क्योंकि आईपीओ में सिर्फ 40,000 शेयर ही थे और लोगों ने 2 लाख शेयर के लिए अप्लाई कर दिया। फिर ऐसे में रैंडमली कुछ लोगों को शेयर मिलते हैं लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिलते। पुष्पा अपनी कंपनी के एक शेयर की कीमत 10,000 रुपए रखता है, जिससे उसे आईपीओ में 40 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। अब जिन लोगों को आईपीओ में शेयर
शेयर नहीं मिले वो भी पुष्पा द सब्जी वाला के शेयर खरीदना चाहते हैं और कुछ लोग पुष्पा के शेयर बेचना भी चाहते हैं। तो ये दोनों ही लोग पुष्पा के शेयर को खरीद बेच सकते हैं शेयर मार्केट की हेल्प से। इंडिया में शेयर को खरीदने बेचने के लिए दो मार्केट हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे BSE कहते हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे NSE कहते हैं। अब जो भी पुष्पा के शेयर खरीदना बेचना चाहता है वो ब्रोकर की मदद से इन दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीद बेच सकता है। बिना ब्रोकर के आप डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज से शेयर नहीं खरीद सकते। पहले के समय में आपके ब्रोकर शेयर मार्केट में जाकर जोर जोर से चिल्लाते थे और आपके शेयर की बोलियां लगाते थे, लेकिन आज के समय में सब ऑनलाइन हो गया है। अब सारा काम ऑनलाइन होता है। ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, शेर खान ये सब ब्रोकर हैं जिनकी मदद से आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब वापस आते हैं पुष्पा की कंपनी पुष्पा द सब्जी वाला पर। पुष्पा IPO में मिले पैसे से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता है, जिससे उसका बिजनेस और फैलता जाता है और पुष्पा का मुनाफा बढ़ता जाता है। जो मुनाफा होता है उसका कुछ हिस्सा वो अपने बिजनेस में लगा देता है और कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर में बांट देता है। जो हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर में बांटता है इसे डिविडेंड कहा जाता है। कुछ ही सालों बाद पुष्पा जापान में भी अपनी सब्जी की दुकान खोलने की सोचता है। जब ये बात लोगों को पता चलती है तो हर कोई पुष्पा के शेयर खरीदना चाहता है, लेकिन शेयर खरीदने वाले ज्यादा हैं और बेचने वाले बहुत कम, क्योंकि सबको पता है कि पुष्पा जापान में भी सब्जी बेचने वाला है, जिससे उसका बिजनेस जापान में भी फैलेगा और उसका मुनाफा भी बढ़ता जाएगा, जिससे शेयर का प्राइस और ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए अब पुष्पा के शेयर की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है। डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होने के कारण पुष्पा के 10,000 रुपए के एक शेयर की कीमत अब 25,000 रुपए हो जाती है। लेकिन एक साल बाद खबर आती है कि जापान की सरकार पुष्पा को जापान में सब्जी की दुकान खोलने की परमिशन नहीं दे रही है। इस खबर के मार्केट में आते ही लोगों को लगता है कि अब पुष्पा का शेयर प्राइस घटेगा, जिसके कारण लोग पुष्पा के शेयर को बेचने लगते हैं और कुछ ही समय बाद शेयर प्राइस 25,000 से 18,000 रुपए आ जाता है। इस तरह से शेयर मार्केट काम करता है। यहाँ पर शेयर की कीमत इस वजह से बढ़ती है क्योंकि लोगों को लगता है कि इस कंपनी में आगे ग्रोथ हो सकती है, और कीमत इस वजह से घटती है जब लोगों को लगता है कि आगे जाकर कंपनी को नुकसान हो सकता है या उसका शेयर प्राइस घटने वाला है। आपने सेंसेक्स और निफ्टी का नाम सुना होगा। BSE में लिस्टेड सबसे बड़ी 30 कंपनी के इंडेक्स को सेंसेक्स कहते हैं और NSE में लिस्टेड सबसे बड़ी 50 कंपनियों के इंडेक्स को निफ्टी कहा जाता है। इनके बारे में डिटेल में हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अब ये जानते हैं कि क्या शेयर मार्केट सेफ है। शेयर मार्केट में 3 तरह के लोग काम करते हैं। पहले होते हैं जो कंपनी के बारे में अच्छे से जांच लेते हैं कि कंपनी क्या बिजनेस करती है, उसका बिजनेस कैसा है, उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसके ऊपर उधार कितना है, उसके प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड है और फ्यूचर में उसके बिजनेस के ग्रो होने की कितनी संभावनाएं हैं। तब जाकर वो किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं और 5-10 साल तक वो शेयर से पैसा नहीं निकालते। वो तभी शेयर को बेचते हैं जब उन्हें लगता है कि अब ये कंपनी और ग्रो नहीं कर सकती या कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ है या उन्हें उस कंपनी से अच्छी कोई दूसरी कंपनी मिल जाए। इन लोगों को कहा जाता है इन्वेस्टर। ये अपना पैसा कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कोई लैंड में पैसा इन्वेस्ट करता है और 4-5 साल बाद ही जमीन को बेचता है। वो रोज मार्केट में अपनी जमीन का रेट पता नहीं करता। दूसरे वो लोग होते हैं जो कंपनी के बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करते। इनका फोकस होता है कंपनी के प्राइस पर। ये बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव के हिसाब से अपना पैसा किसी शेयर में लगाते हैं। ये 1 हफ्ते से लेकर 1 साल या 2-3 साल तक ही शेयर में पैसा रखते हैं। उसके बाद शेयर बेचकर मुनाफा कमाते हैं। इन्हें ट्रेडर कहा जाता है। इन्वेस्टिंग में रिस्क कम होता है, लेकिन इसमें अच्छा मुनाफा कमाने के लिए कंपनी के बिजनेस के बारे में अच्छे से रिसर्च करना पड़ता है। लेकिन ट्रेडिंग में इन्वेस्टिंग की तुलना में रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। ट्रेडर चार्ट पैटर्न को देखकर रिसर्च करते हैं कि आगे आने वाले समय में कंपनी का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। इन दोनों ही तरीकों से अच्छी नॉलेज के साथ शेयर मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है। इन दोनों ही तरीकों में पैसा कुछ सालों तक शेयर मार्केट में फंसा तो रह सकता है, लेकिन पैसा डूबने के चांसेस कम होते हैं। अगर आपने बिना जानकारी के इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग की तब तो आपका पैसा इन दोनों तरीकों में भी डूब जाएगा। अब तीसरे तरह के लोग होते हैं स्पेक्यूलेटर, जिन लोगों को शेयर मार्केट की बेसिक बातें भी पता नहीं होती और इन्हें 1 साल या 1 हफ्ते में ही पैसा डबल करना है। जल्दी पैसा कमाने के लालच की वजह से वो शेयर मार्केट में ऐसा तरीका ढूंढते हैं जिससे बहुत तेजी से पैसा कमाया जा सके, जिसके कारण वो न इन्वेस्टिंग की तरफ जाते हैं न ट्रेडिंग की तरफ। वो जाते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की तरफ। जिसे और जल्दी करोड़पति बनना है वो इंट्राडे भी नहीं करते, वो सीधे फ्यूचर एंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है। इंट्राडे मतलब आप मार्केट खुलते ही शेयर खरीद लेते हैं और मार्केट के क्लोज होने से पहले ही शेयर को बेच देते हैं। अगर आपने मार्केट के क्लोज होने से पहले अपना शेयर नहीं बेचा तो वो खुद ही बिक जाता है, फिर चाहे आपको फायदा हुआ हो या नुकसान। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सुबह 9:15 पर
मार्केट खुलती है और शाम को 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाती है। फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसे F&O भी कहा जाता है, इसमें भी इंट्राडे की तरह ही आपका शेयर एक टाइम बाद खुद ही बिक जाता है, चाहे आपको फायदा हुआ हो या नुकसान। और इसमें आप 5,000 रुपए लगाकर 20,000 रुपए के शेयर भी खरीद सकते हैं। इसमें जब आपको फायदा होता है तो बहुत ज्यादा होता है, और जब नुकसान होता है तो वो भी बहुत ज्यादा होता है। लोग F&O में पैसा इसी वजह से लगाते हैं क्योंकि इसमें उन्हें कम पैसे से भी बड़े ट्रेड मिल जाते हैं। इंट्राडे और F&O में जो लोग पैसा लगाते हैं, रिसर्च तो वो भी बहुत करते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि जो फिक्स टाइम है उसके अंदर आपको शेयर बेचने ही पड़ते हैं। और अगर इस दौरान अमेरिका ने किसी दूसरे देश में अटैक कर दिया या अंतरराष्ट्रीय बाजार में किसी वजह से तनाव है जो कि आपके हाथ में नहीं है, तो शेयर का प्राइस एकदम से कम हो जाएगा और आपको लॉस में शेयर बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप उस शेयर को जब तक चाहो अपने पास रख सकते हो, आपको अपने शेयर को लॉस में नहीं बेचना पड़ता। और रही बात उन लोगों की जिनको शेयर मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है और वो दूसरे से पूछकर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं, तो उनके लिए भी शेयर मार्केट एक जुआ ही है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप कोई ऐसा तरीका जानते हो जिससे आप अपने पैसे के ऊपर एक साल में 7% ब्याज कमा सकते हो, तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि आपको पता है कि FD आपको 7 से 8% तक ब्याज देती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप कोई ऐसा तरीका बताओ जहां आप 10% रिटर्न कमा सकते हो, तो आपको कोई भी ऐसा तरीका नहीं पता होगा। अब आपको ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए जिसमें आप 10% ब्याज कमा सको। उसके बाद आपको 15% ब्याज कमाने का तरीका ढूंढना चाहिए। आपको 15% ब्याज सेफ तरीके से कमाना नहीं आता और आप F&O में पैसा लगा रहे हो कि एक साल में पैसा डबल कर लोगे। एक साल में पैसा डबल मतलब 100% रिटर्न। अब अगर शेयर मार्केट से 50%, 100% ब्याज कमाना इतना आसान होता तो अंबानी इतने सालों तक समुद्र के अंदर जियो फाइबर की लाइन बिछाने में अपना समय बर्बाद नहीं करता। सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा देता और साल 1.5 साल में अपने पैसे को डबल कर लेता। वो हाईली क्वालिफाइड रिसर्च एनालिस्ट को हायर करता और अपना सारा पैसा उन्हें शेयर मार्केट में लगाने को दे देता और कुछ ही सालों में अपने पैसे को डबल कर सकता था। अगर शेयर मार्केट से पैसा कमाना इतना ही आसान होता फिर तो किसी को भी इतनी मेहनत करके बिजनेस करने की जरूरत ही नहीं थी। हर कोई अपना काम धंधा छोड़ के शेयर मार्केट में पैसा लगा के रातों रात पैसे को डबल कर लेता। सेबी के अनुसार 100 में से 93 इंडिविजुअल ट्रेडर F&O में अपना पैसा गवा देते हैं और सिर्फ 1% इंडिविजुअल ट्रेडर ही F&O में एक साल में 1 लाख रुपए कमा पाते हैं। बाकी सारे इंडिविजुअल F&O में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इंडिविजुअल ट्रेडर आम आदमी को कहा जाता है जिनके पास पैसा कम होता है। बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो सीधे 12th क्लास में नहीं बैठ जाता, उसे नर्सरी से शुरुआत करनी पड़ती है। आप शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने लालच पर कंट्रोल करना पड़ेगा और शेयर मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। एक साल शेयर मार्केट में काम करके 50% रिटर्न कमाने की उम्मीद करोगे तो पैसा डूबेगा ही। अगर आप अभी शेयर मार्केट में नए हैं और पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले म्यूचुअल फंड से शुरुआत करनी चाहिए। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा डूबेगा नहीं, बस कुछ सालों तक आपका पैसा कम हो सकता है, लेकिन जीरो कभी नहीं होगा। म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा ऐसे लोगों को देते हो जिनके पास शेयर मार्केट की अच्छी जानकारी है। वो आपके पैसे को ऐसी जगह लगाते हैं जहां पैसा ग्रो हो सकता है और इसके बदले आपसे बहुत छोटा सा कमीशन लेते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सरकार खूब सारा पैसा छापकर गरीबों में क्यों नहीं बांट देती, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप भी अपने पैसे को बैंक में रखते हैं तो आप बैंक में पैसा रखे रखे गरीब हो रहे हैं, लेकिन कैसे, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं।